समय एक ऐसी चीज है जो हर किसी पर असर डालती है, लेकिन क्या होगा जब किसी की पूरी जिंदगी एक ही लूप में फंस चुकी हो। एक टाइम ट्रैवलिंग एजेंट एक खतरनाक बॉम्बर को रोकने के मिशन पर है, लेकिन जैसे ही वो वक्त के मेज में और अंदर घुसता है, उसे एक ऐसी सच्चाई मिलती है जो न सिर्फ उसकी दुनिया बल्कि उसकी पहचान तक बदल देती है। कहानी शुरू होती है एक एजेंट जिसने कोट और हैट पहना था, हॉलवे में तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। हाथों में 2 ब्रीफकेसेस थे। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जो बिल्डिंग के नीचे जा रही थी, नीचे पहुंचते ही उसकी नजर एक छुपे हुए टाइम बॉम्ब पर पड़ी। बिना वक्त गंवाए उसने तुरंत अपना ब्रीफकेस खोला, जो असल में एक गैजेट था। एजेंट ध्यान से बॉम्ब डिसार्म करने लगा, लेकिन तभी उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी गन निकाली और दुश्मन को ढूंढने लगा, लेकिन अगले ही पल दुश्मन ने अचानक हमला किया और एजेंट को गोली लग गई। दर्द के बावजूद एजेंट ने रिटेलिएट किया, लेकिन टाइम बॉम्ब किसी भी पल फट सकता था। एक पल का भी रिस्क लिए बिना उसने तुरंत अपनी सुरक्षा छोड़ दी और बॉम्ब को गैजेट के अंदर डाल दिया। लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब को छुपाने की कोशिश करता है, तभी बॉम्ब फट जाता है। एक जोरदार धमाके से आदमी का चेहरा जल जाता है और वो पीछे गिर जाता है। जले हुए आदमी की चीखें निकल पड़ती हैं। वो दर्द से तड़पता है। वो अपने दूसरे बैग तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी एक और आदमी सामने आता है जो अब तक छुपा हुआ था। वो धीरे धीरे जले हुए आदमी के सामने खड़ा होता है, लेकिन ये दुश्मन नहीं था, बल्कि उसने एजेंट की मदद की, उसका हाथ ब्रीफकेस तक पहुंचाने में। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो आदमी बिना कुछ कहे चला जाता है। एजेंट जल्दी से ब्रीफकेस खोलता है, कुछ टाइप करता है, आंखें खुलती हैं। चारों तरफ सिर्फ पट्टियां, एक हॉस्पिटल बेड जिसमें एजेंट लेटा है। उसका पूरा शरीर बैंडेजेस से ढका है। तभी उसके सुपीरियर्स सामने आते हैं। उसकी हिम्मत की तारीफ होती है। उसके सुपीरियर कहते हैं, अपनी इस मिशन को भूल जाओ और अपनी आखिरी मिशन की तैयारी करो। वो कोई आम इंसान नहीं था। दुनिया उसे एक नाम से जानती थी, फिजल बॉम्बर। फिजल बॉम्बर ने छोटे मोटे हमले तो कई किए थे, लेकिन उसका असली प्लान इन सबसे बड़ा था। एक भयानक धमाका जो 1975 न्यूयॉर्क में होने वाला था। इस अटैक में हजारों लोगों की जान जा सकती थी। एजेंट को कहा गया था कि वो अपनी नाकाम मिशन को भूलकर आगे बढ़े, लेकिन उसका इरादा अब और भी मजबूत हो गया था। वो एक बार फिर फिजल बॉम्बर को रोकने के लिए तैयार था। कुछ दिन आराम करने के बाद डॉक्टर एजेंट के चेहरे से पट्टियां हटा देता है और कहता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे अपने अगले मिशन के लिए। डॉक्टर एजेंट को बताता है कि उसके चेहरे और आवाज दोनों में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि उसके घाव बहुत गहरे थे। एजेंट आईने में अपना नया जख्मी लेकिन बदला हुआ चेहरा देखता है। वो अपनी बदली हुई शक्ल को देखकर एक गहरी सांस लेता है और इसे मान लेता है। 7 साल गुजर जाते हैं और उसका चेहरा पूरा ठीक हो जाता है। अब वो अपना वॉइस रिकॉर्डर उठाता है और अपनी कहानी रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो बताता है कि अब उसका आखिरी मिशन शुरू होने वाला है। ये मिशन सबसे ज्यादा जरूरी है, जो उन्हें उनके अंतिम मंजिल के करीब ले जाएगा। जब एजेंट तैयारी कर रहा होता है, उसके सुपीरियर उसे हथियार देते हैं और एक बार फिर मिशन के नियम याद दिलाते हैं। सुपीरियर्स एक आखिरी बात कहते हैं, अगर एजेंट अपनी मिशन से हटा तो उसकी मौत तय है, लीथल इंजेक्शन के जरिए। एजेंट बिना किसी शिकायत के इस बात को मान लेता है। फिर उसे वही पुराना केस दिया जाता है। सब कुछ तैयार होने के बाद वो अपने अंतिम मिशन पर निकल पड़ता है। रात के समय एक शहर के बार में एजेंट एक बारटेंडर बनकर काम करता है। वो चुपचाप किसी खास इंसान का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक आदमी जो एक लंबी कोट और टोपी पहने होता है, बार में आता है और बिना देर किए अपनी पसंद का ड्रिंक ऑर्डर करता है। बारटेंडर उसका ड्रिंक सर्व करता है और धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश करता है। पहले दोनों फिजल बॉम्बर के बारे में बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बात किसी और मोड़ पर चली जाती है। वो आदमी अपनी असली पहचान बताता है। वो एक राइटर है जिसे सब अनमैरिड मदर के नाम से जानते हैं। वो कन्फेशन स्टोरीज लिखता है और इसी से अपना गुजारा करता है। बारटेंडर पहले से ही उसके काम के बारे में जानता था। वो एक मैगजीन निकालता है जो वो पढ़ रहा था, जिसमें उस राइटर की एक कहानी छपी थी। राइटर हैरान हो जाता है कि एक बारटेंडर उसकी कहानियां पढ़ता है, क्योंकि वो उसके रीडर्स के पर्सपेक्टिव में फिट नहीं होता। वो कहता है, मेरी लिखी चीजें पढ़ने लायक नहीं है। बारटेंडर मुस्कुराकर कहता है, कभी कभी मैं ये मैगजीन इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे एक औरत की सोच समझनी होती है। राइटर थोड़ा रुककर कहता है, मैं कभी एक लड़की था। ये सुनकर बारटेंडर चौंक जाता है, लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही राइटर अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। सब कुछ 13 सितंबर 1945 को शुरू हुआ। एक नया पैदा हुआ बच्चा बिना माँ बाप के एक अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया गया। वहां के लोगों ने उसे अपनाया और नाम दिया जेन। बचपन से ही जेन को स्पेस देखने का शौक था। उसको दूसरे बच्चों से जलन होती थी जिनके माँ बाप उनके साथ होते। वो अक्सर सोचती थी कि उसके माँ बाप ने उसे क्यों छोड़ दिया, क्या उसने कोई गलती की थी। जैसे जैसे जेन बड़ी होती गई, उसे महसूस होने लगा कि वो दूसरी लड़कियों से अलग है। वो ज्यादा सोचने वाली थी, ज्यादा क्यूरियस थी। उसने अपने मन में एक बात पक्की कर ली,
जब उसके अपने बच्चे होंगे तो उनका एक सच्चा परिवार होगा। इसलिए उसने दूसरी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे लड़ना सीखना। वो वहां के लड़कों से भी ज्यादा स्ट्रांग थी। पढ़ाई में भी वो सबसे तेज थी। उसको नंबर्स और साइंस समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता था। लेकिन बाकी बच्चों को वो अजीब लगती थी। उन्हें लगता था कि वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए उससे दूर रहते थे। जैसे जैसे वक्त बीता, जेन ने खुद से नफरत करना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया था कि वो दूसरी लड़कियों से अलग है। इस वजह से उसके अडॉप्ट होने के चांसेस बहुत कम थे। उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि ना तो कोई उसे अपनी बेटी बनाएगा और ना ही कोई उससे शादी करेगा। सालों बाद जब जेन अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली थी, तभी उसकी मुलाकात मिस्टर रॉबर्टसन से हुई। रॉबर्टसन ऐसी लड़कियों को ढूंढ रहा था जो गवर्नमेंट के एक खास मिशन के लिए काम कर सकें। ये मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था जो स्पेस कॉर्प कहलाता था, जो स्पेस ट्रैवल से जुड़ा हुआ था। रॉबर्टसन ने समझाया कि उन्हें ऐसी लड़कियां चाहिए जो मैथमेटिक्स और साइंस में बेस्ट हों और जो फिजिकली भी स्ट्रांग हों। जेन ने तुरंत यह अपॉर्चुनिटी ले ली और अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू के वक्त जेन ने अपनी सोच क्लियर रखी। जब पैनल ने उससे पूछा कि वो इस मिशन का हिस्सा क्यों बनना चाहती है, तो उसने बिना किसी डाउट के अपना डिटर्मिनेशन दिखाया। उसकी सीरियसनेस देखकर पैनल ने उसे सिलेक्ट कर लिया। स्पेस कॉर्प ने वॉलंटियर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग शुरू की ताकि देखा जा सके कि कौन स्पेस ट्रैवल के लिए तैयार है। जेन और बाकी वॉलंटियर्स को एक एडवांस्ड स्पेस सिमुलेशन दिखाया गया। स्पेस का ये नजारा देखकर जेन बहुत खुश थी। उसका एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर था, लेकिन कुछ वॉलंटियर्स इसको हैंडल नहीं कर पाए। उसके बाद स्पेस कॉर्प ने एंड्योरेंस और लिखित टेस्ट्स लिए। बहुत सारे वॉलंटियर्स के लिए ये मुश्किल साबित हुआ, लेकिन जेन ने बिना किसी दिक्कत के सब पास कर लिया। फिर एक खास इंटरव्यू रखा गया जिसमें एक मशीन उनका हार्ट बीट चेक कर रही थी ताकि पता चले कि कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। वहां उन्होंने देखा कि जेन के दिमाग में प्यार को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उसने ये भी एक्सप्रेस किया कि उसको हमेशा लगता है कि उसमें कुछ अलग है और बाकी वॉलंटियर्स उसको पसंद नहीं करते। कुछ दिनों बाद जेन की एक वॉलंटियर से लड़ाई हो गई, लेकिन फाइट के दौरान जेन ने उस लड़की पर इतने तेज और सही पंचेस मारे कि वो सीधा नीचे गिर गई। स्टाफ ने तुरंत दोनों को अलग किया और क्लिनिक भेज दिया। क्लिनिक के बाहर एक डॉक्टर ने रॉबर्टसन को एक रिपोर्ट दी जिसमें जेन के शरीर के एक खास राज के बारे में लिखा था। डॉक्टर ने रॉबर्टसन से कहा कि यह रिपोर्ट जेन को ट्रेनिंग से बाहर कर सकती है, लेकिन रॉबर्टसन ने डॉक्टर से कहा कि वो जेन को कुछ ना बताए और इस बात का खुद ध्यान रखेगा। जेन को प्रोग्राम से निकाल दिया गया, लेकिन उसे ये नहीं बताया गया कि क्यों। जब वो अपना सामान पैक कर रही थी, तब रॉबर्टसन उसके पास आया। जेन ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए फाइट की थी। रॉबर्टसन ने उसे उम्मीद दी और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम वापस प्रोग्राम में आ सको। लेकिन चाहे रॉबर्टसन ने वादा किया हो, जेन को उसकी बात का भरोसा नहीं था। उसे अब अपनी जिंदगी चलाने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने थे। दिन में जेन एक अमीर परिवार के यहाँ नौकर का काम करती थी। घर के काम, सफाई और छोटी मोटी चीजें करती थी। वहीं उसने पहली बार कन्फेशन स्टोरी वाली मैगजीन्स देखी और धीरे धीरे उनको पढ़ने लगी और पसंद करने लगी। रात को वो एक स्कूल जाती थी ताकि अच्छे तरीके सीख सके, लेकिन उसे ये सब समझने में दिक्कत हो रही थी। तभी एक दिन एक आदमी उसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक बार बारिश वाली रात में जेन गलती से एक आदमी से टकरा गई। उसने तुरंत माफी मांगी, फिर पूछा, क्या आप खो गए हैं? आदमी ने बोला, नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। जेन मुस्कुरा के बोली, अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो इंतजार करते हैं। आदमी ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन सिर्फ वही चीजें जो मेहनत करने वाले लोग पीछे छोड़ जाते हैं। जेन हैरान थी कि दोनों एक ही तरीके से सोच रहे थे। फिर वो बारटेंडर को उस आदमी के बारे में बताने लगी, कैसे वो स्मार्ट, हैंडसम और इतना अमीर था कि उसका पूरा ध्यान रख सके। जेन उस आदमी के प्यार में खो गई थी। उसका तरीका उससे बिल्कुल अलग लगता था। बारटेंडर उसकी बात सुन के हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये कहानी कहाँ जाने वाली है। जेन थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने बारटेंडर से पूछा, क्या तुमने कभी प्यार के लिए कोई बेवकूफी की है? बारटेंडर ने एक पल के लिए चुप रहकर जवाब दिया, हाँ, एक बार, और मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा महसूस कर रही हो। जेन अपनी कहानी आगे बढ़ाती है। वो बारटेंडर से कहती है कि उस आदमी के साथ बिताया हुआ वक्त उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक दिन उस आदमी ने जेन से कहा कि वो एक बेंच पर उसका इंतजार करे। उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। जेन बारटेंडर से कहती है कि अब वो ये बात समझ गई है कि ये बस एक छोटी सी कहानी थी, एक पल का प्यार, इसलिए वो इसे जल्दी भूल पाई और अपनी असली इच्छा, स्पेस कॉर्प वापस जाने की उम्मीद में लगी रही। फिर एक दिन रॉबर्टसन उससे मिलने आया। रॉबर्टसन ने एक सच्चाई बताई जो जेन ने कभी सोची भी नहीं थी। स्पेस कॉर्प असल में स्पेस ट्रैवल के लिए था ही नहीं। वो एक सीक्रेट सरकारी एजेंसी थी जो गलतियों को सुधारने का काम करती थी। स्पेस कॉर्प सिर्फ एक झांसा था जिससे ऐसे लोगों को ढूंढा जा सके जो अलग तरीके से काबिल हों।
ऐसे लोग जिनके पास कोई परिवार नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, जो सिर्फ अपने अलग हुनर की वजह से चुने जा सकते थे। लोग जैसे जेन बारटेंडर से कहती है कि उसे नहीं पता था कि ये नया काम क्या था, लेकिन एक बात उसने समझ ली थी, ये उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन फिर एक दिन उसे सच का एहसास हुआ, वो प्रेग्नेंट थी, और सबसे बड़ी बात, रॉबर्टसन दोबारा कभी उसके सामने नहीं आया। वो आदमी सिर्फ एक टूटा हुआ दिल ही नहीं, बल्कि एक नया जीवन भी छोड़ गया था। जेन को लगा कि अब उसका भविष्य खत्म हो चुका है। उसने एक चैरिटी वार्ड ज्वाइन किया, जहां उसके जैसी और भी प्रेग्नेंट औरतें थीं। फिर भी वो अकेली महसूस करती थी। एक रात जेन दर्द से चिल्ला रही थी। वो एक ऑपरेशन टेबल पर थी, आसपास नर्सेज और डॉक्टर खड़े थे, सब तैयार थे और अब बच्चा दुनिया में आने वाला था। अगली सुबह ऑपरेशन के बाद जेन की आंख खुली। एक डॉक्टर उसे देखने आया और हंसते हुए बताया कि ऑपरेशन सफलता से हो गया है। जेन खुश हो गई जब डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। डॉक्टर ने अचानक पूछना शुरू किया, क्या किसी डॉक्टर ने कभी आपके शरीर के बारे में कुछ बताया है? जेन हैरान हो गई और उसने कहा, नहीं, मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बताया, सब कुछ नॉर्मल था। तभी डॉक्टर ने एक ऐसी बात बताई जो जेन ने कभी सोची भी नहीं थी। उसके शरीर में दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, लड़कियों वाले भी और लड़कों वाले भी। लेकिन उसके लड़कियों वाले अंग पूरी तरह डेवलप नहीं हुए थे। फिर भी वो एक बच्चे को जन्म देने के लिए काफी थे। डॉक्टर ने बताया कि डिलीवरी के वक्त खून ज्यादा बहने की वजह से उन्हें उसका ऑपरेशन करना पड़ा और उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हटाने पड़े। लेकिन उन्होंने उसके शरीर का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण भी किया और अब उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो सकता है। इसके लिए उसे और भी सर्जरी करवानी पड़ेगी। जेन ये सब सुनकर हैरान हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब कैसे हो गया। डॉक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम इससे जीत सकती हो। जेन अपनी छोटी बेटी का पूरा ध्यान रखती थी। वो उसे प्यार से देखती और कहती, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज हो जो कभी मेरे साथ हुआ। जब एक नर्स ने बच्ची के नाम के बारे में पूछा तो जेन ने सोचा कि वो उसका नाम अपने नाम पर रखना चाहती है। अब जेन बस एक ही चीज चाहती थी, अपनी बेटी को अच्छे तरीके से बड़ा करना। लेकिन तभी एक ऐसी बात हुई जो उसकी दुनिया हिला देने वाली थी। एक दिन अस्पताल की नर्सरी से एक बुजुर्ग आदमी ने उसकी बेटी को चुरा लिया। जेन ने हर जगह ढूंढा, हर तरह की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी कभी नहीं मिली। ना उसकी बेटी मिली और ना ही उस आदमी का कोई पता चला जो उसे ले गया था। और सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ी समस्या अभी भी बची थी। जेन को 3 बड़े ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। पूरे 11 महीने तक वो अस्पताल में रही, जहां उसके शरीर को एक आदमी के रूप में बदला गया। ये सब जेन को अंदर से तोड़ रहा था। जैसे जैसे वक्त बीता, उसे महसूस होने लगा कि वो खुद को खो रही है। 11 महीने के बाद जब उसने आईने में अपनी नई शक्ल देखी तो उसने स्वीकार कर लिया कि जो लड़की वो कभी थी वो अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। जेन बारटेंडर से कहती है कि जब भी वो आईने में देखती थी उसे सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता था, उस आदमी का जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने एक बार फिर स्पेस कॉर्प ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संगठन को उसकी कहानी पता चल चुकी थी और उसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए नाकाम घोषित कर दिया गया। ये सुनते ही उसके सपनों का आखिरी दरवाजा भी बंद हो गया। तब जेन ने अपना नाम बदला और नए जीवन की शुरुआत करने न्यूयॉर्क चली गई। उसने जीने का नया तरीका ढूंढना शुरू किया और धीरे धीरे एक नए करियर में आ गई। द अनमैरिड मदर नाम से कन्फेशन स्टोरीज लिखने लगी। यही उसका नया जीवन बन गया। अपनी कहानी बताकर जेन चुप हो गई। लेकिन तभी बारटेंडर एक अजीब सवाल पूछता है, अगर तुम्हें उस आदमी को मारने का मौका मिले तो क्या तुम करोगी? जेन बारटेंडर की बात पर भरोसा नहीं करती। तभी बारटेंडर एक ऐसी बात बोलता है जो जेन ने कभी नहीं बताई थी। उसका नया नाम जॉन अभी भी शक में था, लेकिन बारटेंडर उसे यकीन दिलाता है कि वो रॉबर्टसन के लिए काम करता है। ये सुनकर जॉन उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। बारटेंडर उसे एक तहखाने सेलर में ले जाता है और अपना फील्ड किट दिखाता है। फिर वो कहता है कि ये एक टाइम मशीन है जो उन्हें पास्ट में ले जाएगी। जॉन अब भी यकीन नहीं करता, लेकिन तभी एजेंट उसके बिल्कुल करीब आता है और उससे कहता है, बिल्कुल शांत रहो, इस केस को मजबूती से पकड़ो और अपनी आंखें बंद करो। जॉन जैसे ही आंखें बंद करता है, दोनों एक पल में तहखाने से गायब हो जाते हैं। वो 1966 के क्लीवलैंड ओहायो पहुंच जाते हैं। समय यात्रा से जॉन का दिमाग थोड़ा घूमने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगता है। एजेंट उसे थोड़ा पैसा और नए कपड़े देता है और उसका मिशन बताता है, उस आदमी का पता लगाना जिसे ढूंढना था। जॉन अब भी पूरा यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन एजेंट उसे एक और बड़ी बात बताता है, जिस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की शायद वही फिजल बॉम्बर है। फिर एजेंट उससे कहता है, अगर तुम उस आदमी को मार देते हो तो तुम्हें फाइनली अपना जॉब मिल सकता है।
जॉन को उसके मिशन पर छोड़कर एजेंट वहां से चला जाता है। उसी बारिश भरी रात जॉन बदले हुए रूप में उस जगह पहुंचता है जहां उस आदमी की मुलाकात उसके पास्ट वाले रूप से होने वाली थी। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। जॉन एक लड़की से टकरा जाता है और शर्माते हुए नजर हटा लेता है। लड़की उससे पूछती है, क्या तुम खो गए हो? जॉन जवाब देता है, नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तभी लड़की एक लाइन बोलती है, अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो इंतजार करते हैं। जॉन एक पल के लिए रुकता है और तभी सब समझ जाता है। वो शौक में अधूरा कोट बोलता है, लेकिन सिर्फ वही चीजें जो मेहनत करने वाले लोग पीछे छोड़ जाते हैं। जॉन धीरे से पलटकर लड़की की तरफ देखता है और तभी उसका दिल एकदम रुक जाता है। वो समझ चुका था, वो आदमी जो उसकी जिंदगी का हिस्सा था वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही था। वो धीरे से जेन को देखता है और सच्चे दिल से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, किसी ने तुमसे ये कहा नहीं? जेन हल्का सा मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, अभी तुमने कह दिया। जब ये सब हो रहा होता है, एजेंट दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब एजेंट अपने अधूरे मिशन पर वापस लौटता है, लेकिन इस बार वो फिजल बॉम्बर को देख लेता है जो अभी अभी बॉम्ब सेट कर चुका था। बॉम्बर एजेंट को देख लेता है और उसकी पहली गोली से बच जाता है। दोनों के बीच एक छोटी गन फाइट होती है, लेकिन बॉम्बर भाग जाता है। एजेंट उसका पीछा करता है और एक अंधेरी बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहां एजेंट धीरे धीरे बॉम्बर को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी बॉम्बर उसे चकमा देकर पीछे से अटैक कर देता है। दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है। बॉम्बर एक सॉलिड पंच एजेंट के चेहरे पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। एजेंट जमीन पर पड़ा होता है। तभी उसके कान में एक जानी पहचानी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उठता है और बॉम्ब के पास पहुंचता है। वहां वो अपने पास्ट वाले रूप को देखता है। उसी मोमेंट पर जब उसका चेहरा जल गया था, एजेंट धीरे से अपने बीते हुए रूप के पास जाता है और उसे उसका फील्ड किट पकड़ने में मदद करता है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। पुराना एजेंट वहां से टाइम ट्रेवल करके चला जाता है। एजेंट अब समझ चुका था कि उसकी हार तय थी, लेकिन फिर भी वो बॉम्ब का एक हिस्सा उठाता है और उसके साथ टाइम ट्रैवल कर लेता है। अब वो 1964 पहुंचता है। वहां वो अपने गुस्से को निकालता है, अपने मिशन पर ध्यान लगाता है, सारी बातें याद करता है और सब कुछ रिकॉर्ड करता है। दूसरी तरफ 1976 में जॉन और जेन एक साथ कॉफी पीने जाते हैं। बातचीत की शुरुआत जेन करती है। वो सीधा कहती है, मैं ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ। जॉन इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो बिना झिझक के उसे सीधा वजह बता देता है। जेन हैरान हो जाती है कि उनका लोगों को देखने का नजरिया कितना मिलता जुलता है। दोनों को लगता है कि वो दूसरे लोगों से अलग हैं। तभी जेन जॉन से पूछती है, तुम्हें क्या चीज दूसरे लोगों से अलग बनाती है? जॉन हंसी में कहता है, मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकता हूँ। ये सुनकर जेन मजाक में कहती है, अच्छा तो चलो मेरा दिमाग पढ़ो। जॉन धीरे धीरे उसके दिल की सच्चाई बोलने लगता है, उसकी परेशानी, उसके दुख और उसका प्यार को लेकर कंफ्यूजन। पहले तो जेन मना करती है, लेकिन धीरे धीरे वो जॉन की तरफ खींचने लगती है। जॉन को जेन की जिंदगी की तकलीफ का एहसास होता है। वो उससे कहता है कि उसका भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा है, इसलिए वो उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकता है। दोनों बात करते रहते हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर एक पल में सब बदल जाता है। दूसरी तरफ एजेंट एक हॉस्पिटल हॉलवे में होता है जब रॉबर्टसन उससे मिलने आता है। एजेंट रॉबर्टसन को बॉम्ब का एक टुकड़ा देता है। रॉबर्टसन तुरंत समझ जाता है कि एजेंट ने एक इलीगल टाइम जंप किया है, लेकिन इस बार वो गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो कहता है, ऐसे एजेंट्स जो बिना नियमों के काम करते हैं वो ज्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं। एजेंट थोड़ा परेशान लगता है। वो कहता है कि जो काम उसे अब करना है उसकी वजह से जेन को बहुत दुख सहना पड़ेगा। रॉबर्टसन उसे समझाता है कि ये मिशन क्यों जरूरी है, ताकि एक एजेंट की एग्जिस्टेंस बनी रहे, एक ऐसे पैराडॉक्स की वजह से जो किस्मत ने पहले से तय कर दिया है। एक इंसान जिसका न कोई पास्ट है न कोई परिवार, बिल्कुल जॉन की तरह। रॉबर्टसन एजेंट को तसल्ली देता है कि वो सही कर रहा है, फिर वहां से चला जाता है। जब नर्स वार्ड से बाहर जाती है तब एजेंट अंदर जाता है और चुपके से जेन के बच्चे को उठा लेता है। एजेंट बच्चे को अपने साथ ले जाता है और उसे टाइम ट्रैवल के लिए तैयार करता है। वो मशीन पर एक डेट सेट करता है, 13 सितंबर 1945। फिर वो ध्यान से बच्चे को उठाता है और टाइम ट्रैवल करता है। अब नए कपड़ों में एजेंट एक अनाथ आश्रम के दरवाजे पर पहुंचता है, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। वो बच्चे को नीचे रखता है और उसे प्यार से दोनों नामों से बुलाता है, जॉन और जेन। फिर वो अनाथ आश्रम को फोन करके दरवाजे पर रखे बच्चे के बारे में इन्फॉर्म करता है और इस तरह ये साइकिल एक बार फिर पूरी हो जाती है। एजेंट वापस 1966 के क्लीवलैंड ओहायो पहुंचता है। दूर से वो देखता है कि जॉन और जेन एक बेंच पर बैठे हैं। जॉन की नजर एजेंट पर पड़ती है। वो तुरंत जेन से कहता है, तुम यहीं रुको, और एजेंट की तरफ बढ़ने लगता है। जॉन खुद को धोखा महसूस करता है। गुस्से में वो अपनी बंदूक एजेंट पर तान देता है। एजेंट उसका दुख समझ सकता था,
लेकिन फिर भी उससे बस एक ही बात कहता है, ये सब होना ही था। जॉन गुस्से से कहता है, मैं जेन से सच में प्यार करता हूँ। एजेंट इस बात को मानता है और सिर हिलाता है। फिर एजेंट उसे सब कुछ साफ साफ बता देता है, जेन का असली सच क्या है, वो कैसे बनने वाली है, और ये भी कि एजेंट खुद कौन है। सब कुछ सुनने के बाद जॉन एकदम चुप हो जाता है। अब सब उसके दिमाग में अच्छे से समझ में आने लगता है। एजेंट धीरे से कहता है, सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे हमेशा से लिखा गया था। जॉन एक आखिरी बार जेन की तरफ देखता है। उसका मन नहीं करता उसे छोड़ने का, लेकिन अब उसने मान लिया था कि जो होना है वो होकर रहेगा। एजेंट जॉन को हेडक्वार्टर्स ले जाता है और कहता है, अब यहाँ से तुम्हारी जिंदगी सही दिशा में जाएगी। टाइम जंप की वजह से जॉन थक चुका होता है, इसलिए नर्सेस उसे रिकवरी के लिए ले जाती हैं। बाहर एजेंट और रॉबर्टसन बात करते हैं। रॉबर्टसन समझाता है, जॉन एक दिन वो इंसान बनेगा जो क्राइम्स को रोकेगा, लेकिन उसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी के दुख सहने पड़ेंगे। लेकिन एजेंट अब भी फिजल बॉम्बर के खुलेआम घूमने को लेकर परेशान है और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।